हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सेडिशन लॉ के बारे में। तो सेडिशन लॉ काफ़ी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है एंड पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग इट्स रेलेवेंस फॉर एग्जिस्टेंस। दे आर डिमांडिंग कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ दिस सेडिशन लॉ। तो वी विल सी वेदर इट इज स्टिल नीडेड। सो वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द यूटिलिटी ऑफ दिस लॉ। वी विल सी कि क्यों ये रहना चाहिए या फिर क्यों ये नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था। हम लोग 3 केसेस डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली काफी हीटेड था। तो सबसे पहला जो इशू है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में हुआ क्या कि एक सिटिंग एमपी है जिनका इंटरव्यू को पब्लिश किया गया 2 टीवी चैनल्स के द्वारा। ये एमपी क्या किए, ही क्रिटिसाइज्ड हिज ओन गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड सिचुएशन। मतलब कि कोविड को ठीक से संभाला नहीं, ऐसा उन्होंने क्रिटिसाइज किया अपने गवर्नमेंट को। तो रिजल्ट क्या हुआ, ये एमपी के साथ साथ ये 2 न्यूज चैनल है, दोनों पे सेडिशन का चार्ज फाइल कर दिया गया। बट इफ यू टॉक अबाउट द एमपी, तो सिर्फ ये केस नहीं था, एमपी ऑल्सो मेड सम इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। तो व्हाट ही डिड वाज, वो कुछ भड़काऊ स्पीच दिए टारगेटिंग सम पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप आंध्र प्रदेश के। तो दैट इज व्हाट वाज द इशू। ठीक है, तो ये मैटर जो जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि वो सारा चीज तो ठीक है बट वी नीड टू डिफाइन द लॉ। तो वो बोले कि आपका जो सेडिशन लॉ है उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या उसकी लिमिट्स होगी। सो व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ सेडिशन स्पेशली फॉर द प्रेस, फॉर द मीडिया, सो दैट वो अनबायास्ड कवरेज कर पाए। इसके बाद यदि बात करें तो देयर वाज एन इम्पोर्टेंट केस, ये भी कोविड से रिलेटेड ही है। यहाँ पे क्या है, विनोद दुआ आपके एक वेटरन जर्नलिस्ट है, ही ऑल्सो क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन। देखो कोविड में काफी दिक्कतें हुई है, पीपल वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सेज। तो दिस जर्नलिस्ट विनोद दुआ वो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किए। ही सेड कि जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है घर की तरफ वापस जा रहे थे। तो वो बोले कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर फूड या फिर शेल्टर फॉर दिस moving migrants. So that was a really cause of concern and he said there can be riots for food, यानी दंगा हो सकता है खाने पीने के लिए। So that is what led to the charge against him. एक हिमाचल प्रदेश के individual, he filed a case of sedition against Vinod Dua. He complained that Vinod Dua is talking about riots for food. So what this can do is this can incite violence. So and this incitement of violence comes under sedition and that is why this sedition case was filed against विनोद दुआ एंड FIR कर दिया गया। तो अब ये सब देख के विनोद दुआ वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट गए एंड सुप्रीम कोर्ट सिंपली सेड दिस इज नॉट डन, एज इन दिस इज नॉट अ फिट केस for sedition. Supreme Court also said that citizens, be it anyone, be it media person, be it normal citizen, they have the right to criticize the government. वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके फंक्शनिंग के बारे में बोल सकते हैं एंड they can talk about the measures taken by the government or the government functionaries. So to prosecute Dua, यानी कि यदि दुआ को हम पनिश करते हैं, that will be against his right of freedom of speech and expression. He also said something which is very important. He said every journalist is entitled to protection under Kedarnath judgment. And what is Kedarnath judgment? We will have a look at it a little later. तो आगे बढ़ते हैं, let's talk about the third issue. So this is about a filmmaker लक्षद्वीप की and she was booked for sedition. यहाँ पे क्या हुआ कि she participated in a TV debate and made 2 strong allegations. पहला तो she criticized the administrator Praful Patel. She said कि the manner in which the administrator has handled the COVID situation that is problematic. She said कि पहले situation was not that worse. There was not a single case of COVID-19 there. But due to steps taken by this administrator, COVID-19 के cases बढ़ गए. She also gave a very strong statement. She alleged that center has launched a bio-war against the citizens in Lakshadweep. And for this, what was the result? A sedition charge against her. तो ये सारे cases थे. We are concerned till here कि उन पे sedition लगा, या sedition क्यों news में था. तो let us now get into details and see what we all can cover in this session. First of all, we discussed ये जो cases थे तीनों, यानी कि पहला आंध्र प्रदेश से related. Then we talked about Vinod Dua case. We talked about the filmmaker in Lakshadweep. इस session में we will see
see the meaning of sedition, यानी कि sedition क्या है. Then we also will talk about the origin of sedition in India. We will talk about some important cases of sedition जो कि आपका pre-independent India में हुआ. We will see then independence के आसपास यानी Constituent Assembly का जो debate था वो सारा laws बनाए थे. तो we will see some debates there. We will also see कि Supreme Court क्या क्या कहा है and कैसे वापस से sedition came into existence. We will see some different judgments like Punjab and Allahabad court ने कहा था. We will see some सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लाइक रोमेश थापर का केस हो गया या केदारनाथ का केस हो गया या फिर आपका बलवंत सिंह केस हो गया या श्रेया सिंघल केस हो गया. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट केसेस व्हिच कैन बी लुक्ड एट सो दैट while you are writing the answer, you know what you are writing and you have some strong points and fetch more marks. Then we would come to the most important part for the UPSC preparation, that is arguments that are in favor of this sedition law. कि sedition law क्यों रहना चाहिए अभी भी इंडिया में, and then some of the arguments which are against, as in why it should be abolished in entirety. Then we will simply conclude it. तो आगे देखते हैं कि sedition है क्या. ये सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड वो कहता क्या है. तो इट सिंपली सेज आपका कोई भी एक्शन यानी कि इट कैन बी लाइक इफ यू से समथिंग या फिर आप कुछ लिख रहे हो या फिर लेट्स सपोज जैसे असीम त्रिवेदी के केस में हुआ, यू आर ड्रॉइंग अ कार्टून, यदि that leads to some disaffection towards the government, जो भी आपका present government है established by the law, then आप क्या कर रहे हो, you are promoting violence, you are promoting hatred, you are promoting disaffection, and that means you are guilty and you can be charged of sedition. यही कहा गया. if you see यहाँ पे sedition refers to actions whether by words, gestures or visible representation by a person in oral or written form which expresses his or her discontent against the established government in the state with the aim to incite violence or excite disaffection against it. यदि उसे थोड़ा टेक्निकल वे में पढ़े तो this is what it is. Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. हाँ, तो सेडिशन तो हम लोग समझ लिए थे. तो इसका जो पनिशमेंट है वो देखते हैं. तो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इज इट कैन बी 3 years प्लस फाइन, और इट कैन बी मोर देन 3 years एंड इट कैन बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन. इसके साथ साथ सेडिशन केस में बुक हो जाते हो तो आपका पासपोर्ट भी सीज हो जाता है, मतलब कि पासपोर्ट सबमिट कर लिया जाता है. एंड उसके अलावा मतलब कि कभी भी आपको कोर्ट में बुलाया जाए तो यू विल हैव टू कम, कि आपको सारे काम छोड़ के आना पड़ेगा. तो दिस बिकम्स वेरी टीडियस. बट इफ यू टॉक अबाउट सेडिशन, देयर आर 2 important things. Here you are talking about disaffection towards the established government. That means it is not against the nation but against the government established by law. That is what is sedition. तो ये आपको ध्यान रखना है. It is not against the nation but against the government established by law. Moreover, if you attempt to promote disaffection or hatred against the government established by law, this is sedition, and for that you will be punished. So let's move ahead and talk about the history of sedition law in India. तो इसका origin क्या था? यदि आप sedition law की बात करें तो we will have to talk about Thomas Macaulay. He was a Britisher and who was sent in India and made part of this first law commission, and he was the person behind the initial penal code for the Indians. ठीक है, तो he drafted the first penal code for India and we still use with some modifications obviously that same IPC designed by Macaulay. तो अब यदि बात करें तो this was done in 1837. The first draft of IPC came in 1837. So when he started working on this draft, he said यदि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हो, if you excite disaffection or hatred against the Britishers, यानी कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, we will simply punish you. And what could be the punishment? That would be life imprisonment. However, this was just a draft. 1837 के बाद क्या हुआ? ये ड्राफ्ट बन गया and 1857 तक सब कुछ शांत था. 1857 यानी 20 साल बाद you had a massive revolt. And that really opened the eyes of Britishers, because basically we can say that this was the first war of India's independence in true sense. Now this revolt acted as a catalyst for the Britishers to implement
दिस आईपीसी के लिए ये कैटलिस्ट की तरह काम किया। तो सडनली 1860 में पीनल कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस। बाय दिस टाइम थॉमस मैकॉले वाज नो मोर, बट स्टिल पीनल कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस। हाउएवर 1860 में जब ये आईपीसी आया तो सेडिशन वाला जो क्लॉज है दैट वाज नॉट इंसर्टेड, यानी कि द सेक्शन which said that exciting disaffection against government established by law was not part of this Indian Penal Code in its original form. लोग कहते हैं this was just a mistake, and mistake यानी कि भूल गए वो. So if this was a mistake, this mistake was rectified in 1870 when section related to sedition was added to the Indian Penal Code. तो कुछ लोग कहते हैं कि this was in response to the Wahhabi movement, which was very strong. Wahhabi movement क्या था? This was a socio-religious movement which tried to purify Islam by removing all un-Islamic practices. इसमें क्या है कि काफी लोग, as in those educated intellectuals, as in they used to travel from villages to villages and tell their Muslim fellow members, Muslim community, to throw the Britishers out of India because they are not good for their religious practices. So they said, let us launch jihad against this British India government. So Britishers thought that this would be a serious challenge and hence sedition charges were added. देखो हम लोग थे एक कॉलोनी, we were ruled by a foreign government, तो it was important for the Britishers to make certain laws जिससे कि वो ये सबको कंट्रोल कर सकते थे एंड बांध के रख सकते थे, एंड सो दैट पीपल फॉलो देम एंड पीपल डोंट रिवॉल्ट. तो यहाँ पे मतलब movements were increasing where people were saying let's throw this government out. So for Britishers it was important that these laws existed, but for Indians they needed to educate people and tell people why the British rule is not good for their health, as in for the Indians. So we needed to educate and we needed some strong reason to throw this government out, and that could have happened only by telling people against the government, yani ki British government, and that is why it was important for Britishers to keep this law. So basically this section was added to curb. So basically this section was used primarily to do one thing, to curb the nationalist feeling among the Indians. तो nationalist feeling को reduce करने के लिए this law was introduced, so that जहाँ पे भी ज्यादा ये हो रहा है वहाँ जो लीडर्स हैं, पीपल हैं, उनको जेल भेजो एंड शांत करो. एंड दिस लॉ ऑब्वियसली वाज मिसयूज्ड वेरी मच, मतलब कि एक्सटेंसिवली यूज किया एंड अब्यूज भी किया गया कॉलोनियल टाइम्स में, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि रूल हमारा नहीं था, देयर वर एज इन इट वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव ट्राइड टू कंट्रोल देयर डोमिनेंस, एंड उनका डोमिनेंस कैसे कंट्रोल होगा यदि लोग शांत रहें तो, यदि लोग रिवॉल्ट नहीं करें तो. दिस कंटिन्यूड एंड 1898 में इसका अमेंडमेंट भी हुआ, एंड दिस अमेंडमेंट इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड बाय अस प्रेडोमिनेंटली, मतलब कि काफी सिमिलर है अभी वाला आईपीसी. देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुआ एंड इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद आपका सेडिशन लॉ को इंक्लूड नहीं किया गया. इवन पंजाब हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट said that sedition law is not valid, that is they said it is void and ये आपका exist नहीं करता है. then sedition क्या हुआ है, आपको backdoor entry मिला 1962 में through केदारनाथ judgment. the court said sedition law exists and उसके जो limits है थोड़ा थोड़ा मतलब कि उसको narrow down किया. so that's all about the sedition law. so now we will talk about some of the instances जहाँ पे Britishers used sedition law इंडिपेंडेंस से पहले. ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल तभी तक था, तो लेट्स लुक एट दोज इंस्टेंसेस. तो जो पहला केस था सेडिशन का, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. दैट वाज इन 1891, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस. तो वी कॉल इट एज जोगेंद्र चंद्र बोस केस. तो यहाँ पे क्या है, इनके खिलाफ पहला सेडिशन चार्ज लगा था. उस समय क्या हो रहा था कि इंडियन नेशनलिज्म वाज ऑन द राइज. तो आपका जो नेशनलिज्म है, मतलब कि देशभक्ति की भावना थी, दैट वाज pretty much there. जो भी intellects थे, तो they used to write through weekly या daily. तो this जोगेंद्र चंद्र बोस, he also used to publish some articles. तो वो जो है एक बंगाली मैगजीन बंगो बसी, तो he used to write in that. अब क्या हुआ कि Britishers passed Age of Consent Act 1891. तो वो क्या किए, मतलब they raised the age of consent from 10 to 12 years, thus making sexual intercourse with any girl below the age of 12 वेदर उनके परमिशन, यानी कि उस बच्ची की परमिशन के बिना या फिर परमिशन के साथ, इन आइदर ऑफ द केस इट वाज एन ऑफेंस दैट अमाउंटेड टू
rape, and this law was religion neutral and applied to all native communities. लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस समय इंडियन सोसाइटी said कि this is not good, हमारा traditions के अगेंस्ट है ये, एंड ही रोट दिस इन बंगोबासी. ठीक है, बंगोबासी वाज अ वीकली न्यूज़पेपर. तो he said कि ये तो हमारे ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है, तो we cannot really. So he said how the Britishers can form such laws. So what was the result? Sedition charge. Britishers said इसके कारण से people जो है they are, इससे क्या हुआ, the Britishers said that these writings has the tendency to incite violence and hence he was booked for sedition. हालांकि इसमें कोई अनोनिमस डिसीजन नहीं हुआ था और इस पे बाद में द कोर्ट सेड कि इट विल बी लुक्ड लेटर, लेकिन ये केस बाद में कभी भी मतलब कि इसे टुक अप नहीं किया गया. तो दिस केस वाज स्टॉप्ड देन एंड देयर इटसेल्फ. दिस वाज द फर्स्ट केस, इसलिए डिस्कस कर लिया गया. मूविंग अहेड, जो दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो दो पॉपुलर वंस हैं, दैट इज वन अगेंस्ट लोकमान्य तिलक एंड दूसरा महात्मा गांधी. तो बाल गंगा तिलक जो थे, ही वाज बुक्ड अंडर सेडिशन ट्वाइस. द फर्स्ट वाज अराउंड 1897. ठीक है, उस समय काफी लोग जो है दे वर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस फेमिन. एंड उस समय क्या है, ही यूज्ड टू राइट फॉर हिज वीकली विच वाज नेम्ड एज केसरी. तो केसरी के थ्रू व्हाट ही डिड वाज ही क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस फेमिन. एंड क्रिटिसिज्म क्या था? क्रिटिसिज्म ये था कि डिस्पाइट दिस फेमिन, डिस्पाइट दिस क्राइसिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज स्टिल सेइंग कि आप अपना लगान दो, एज इन यू गिव, यानी कि वो अपना कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो मतलब कि जो अमाउंट था वो बोलते थे वो कलेक्ट हम करेंगे ही करेंगे. दे डिड नॉट रियली वेर सेंसिटिव टू द British government was not sensitive towards the people and it focused on the collection of the revenue. That's it. तो इस कारण से लोकमान्य तिलक, वो जो लोकमान्य तिलक थे मतलब बाल गंगा तिलक, he used to criticize the government through his writings and the result was same. He was booked for sedition, but he pleaded that he is innocent, but still he was sent to jail. ठीक है. इसके बाद यदि सेकेंड ट्रायल की बात करें तो ये तब का था जब बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया था. दैट वाज इन 1905. तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स सेड दैट वी आर डिवाइडिंग बंगाल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. दे सेड कि ये काफ़ी बड़ा स्टेट है एंड इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड इन अ नाइस मैनर, तो हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं. बट बेसिकली इट वॉज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड द रियल रीज़न वॉज टू इंश्योर कि एनिमोसिटी बनी रहे, यानी कि दोनों मतलब कि हिंदूज और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया उस तरह से. एंड दे ट्राइड टू मेक श्योर कि कुछ फ्रिक्शन रहे सो दैट उनको गवर्न करने में ईजी रहे एंड दे कैन यूज पॉलिटिक्स टू मेक श्योर कि उनका काम आसान होते रहे. तो तिलक स्टार्टेड राइटिंग एज यूजुअल एंड इन द सेम टाइम खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब थ्रो किया. अब इससे क्या, दो इंग्लिश वुमेन जो है उनका डेथ हो गया. तो अब यहाँ से इसे लिंक किया गया एंड प्रेस सेड दैट इट इज ड्यू टू तिलक्स राइटिंग. जो जनता जो है अब बॉम्ब फेंकने पे आ गया. तो रिजल्ट क्या था? सेडिशन. बाल गंगाधर तिलक वाज अगेन अरेस्टेड एंड बट स्टिल अगेन कोर्ट में फिर से तिलक ने कहा कि ही इज इनोसेंट एंड वो जो है ही इज नॉट प्रोमोटिंग डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट, डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन एनी सेंस. बट हुआ क्या कि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का घर को सर्च किया गया एंड वहाँ क्या पाया गया कि देयर वर अ फ्यू बुक्स ऑन एक्सप्लोसिव. अब यहाँ से क्या है, कोर्ट ड्रू अ लिंक. एक तरफ मतलब कि उन्हें दिखा कि बुक्स एक्सप्लोसिव्स कैसे बनते हैं उस पर बुक्स था एंड दूसरे तरफ खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब फेंका. तो दे सेड कि देयर इज अ लिंक एंड बाल गंगाधर तिलक is inciting people towards violence and hence the court found him guilty of sedition and यहाँ से क्या हुआ, he was sent to jail for 6 years मंडले में, बर्मा. उसके बाद क्या हुआ, 1922 में महात्मा गांधी का केस इंपॉर्टेंट है. तो यू वुड बी अवेयर उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था बट देयर वाज वायलेंस एज वेल. स्पेशली यदि बात करें तो हम लोग चौरी चौरा का बात कर सकते हैं. तो वहाँ पे लगभग 20-22 पुलिस वाले जो है वो उनका डेथ हो गया. द मॉब was there and they killed these policemen. In fact, police stations were set on fire. Mahatma Gandhi, in response to this violence, said we cannot continue with non-cooperation movement, saying that our people are not yet ready for this non-violent movement. He continued writing in this Young India, a weekly journal, जहाँ पे मतलब he wrote against the government. ठीक है, and because of these writings
people resorted to violence. He was also found guilty, but in court there was a difference. As in Tilak जो है, he said he is not guilty, but Gandhi, he said he is guilty and he should be given the maximum punishment for it. He said he is calling people for non-violence, but it is because of the government action that I am doing so. So we should not blame the people. Instead, we should blame the government for these violence. क्योंकि people के पास कोई option नहीं है. मतलब government ऐसा actions ले रहा है जिसके कारण से we are resorting to violence. So we should not criticize the people. Instead, we should criticize the government for it. तो in short यदि बात करें तो sedition was used as a law primarily to ensure कंट्रोल फॉर द ब्रिटिशर्स. तो दे वर सेइंग कि कोई भी यदि नॉर्मल से डाइग्रेस करता है यानी कि डिसेंट दिखाता है तो दैट इज क्रिमिनल एंड ही शुड बी बुक्ड एंड ही शुड बी जेल्ड टू इंश्योर दैट देयर इज नो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म सो दैट द ब्रिटिश रूल कुड कंटिन्यू फॉर एवर. तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट्स हुए थे रिगार्डिंग सेडिशन. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या है? It was the body responsible या फिर entrusted with the responsibility to draft the constitution for India. So it met for the first time in 1946. एक important fact है. And in this constituent assembly, you had different committees. One of such committees was Committee on Fundamental Rights. तो ये जो committee था, Committee on Fundamental Rights, they talked about freedom of speech and expression. They said that the freedom of speech and expression cannot be absolute. That means आपको responsible होना होगा in whatever you speak out. ठीक है? There has to be a reasonable restriction. And उसमें से एक reasonable restriction का जिस पे debate हो रहा था was sedition. In fact, for this, Sardar Patel was criticized a lot कि sedition कैसे एक reasonable restriction हो सकता था, considering कि sedition was misused to a great extent by our British government जो कि आपका colonial government था उसके द्वारा. तो they formed it and they used it to strengthen their dominance. तो sedition कैसे आपका इंडिया का free इंडिया का constitution में हो सकता है? It was deliberated कि why the people of India should fear their own government. तो sedition क्यों होना चाहिए as a restriction to freedom of speech and expression? अब ये सब जब discussion हो रहा था तो K.M. मुंशी वो भी एक member थे constituent assembly के, who played an important part in the formation of constitution. So he moved an amendment and through this amendment sedition was removed as a ground on which freedom of speech and expression could be restricted. तो बोले ऐसा नहीं हो सकता. तो in short sedition was not a reason on which freedom of speech and expression was to be curtailed. ठीक है? तो in simple words section 124A, section 124A was not a part of the original constitution. In fact, Jawaharlal Nehru भी कहे थे regarding sedition कि it is highly objectionable, obnoxious, and the sooner we get rid of it, the better it is for India. लेकिन आगे अब बात करते हैं हम लोग freedom of speech and expression की. तो article 19 will come into the picture. तो article 19 में दो पार्ट है, एक article 19(1), एक article 19(2). जहाँ article 19 clause 1 speech और expression की freedom की बात करता है, वहीं article 19 जो clause 2 है that talks about nothing but reasonable restrictions on such freedom. तो ये जो कहा जाता है कि जो आपका other fundamental rights है उसी तरह से this also is not absolute and is subject to some reasonable restrictions. और वो reasonable restrictions है sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court and defamation or incitement to an offence. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारे जो है reasonable restrictions were initially not there. तो जैसे आपका public order वाला हो गया या फिर friendly relation with foreign states है, तो these were added a little later constitutional amendment के तहत. ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं. Let's look at various judgments on sedition. ठीक है? तो there are different judgments जो कि आपको UPSC के आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है. So we will discuss the important ones. तो उससे पहले लेकिन लेट्स लुक इन शॉर्ट एज इन थोड़ा सा बस आर्टिकल 13 के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल 13 कहता क्या है. आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स. तो इट सेज कि जो भी लॉज है, मतलब कि इन शॉर्ट यदि आप जानना है प्री इंडिपेंडेंस लॉज है, तो वो यदि कंसिस्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट से तब तो ठीक है, हम उसे लॉ मानेंगे. लेकिन यदि वो इनकंसिस्टेंट है तो हम उसे लॉ नहीं मानेंगे. जैसे कि आपका प्री इंडिपेंडेंस लॉज है, जैसे आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड है,
तो यदि ये एग्रीमेंट है पार्ट 3 से, पार्ट 3 क्या है आपका, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट से डील करता है, तो बेसिकली भी आर्टिकल 13 की बात हो रही है। तो उसका कहना ये, तो इन शॉर्ट यदि कह ले तो कोई भी यदि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेट सपोज मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, जैसे कि आप आईपीसी की बात कर रहे हो, तो इफ इट इज इन एग्रीमेंट विद पार्ट 3 तो देन दीज लॉज विल कंटिन्यू, अदरवाइज ये लॉज जो है प्रीवेल नहीं करेंगे। एंड ये कौन आपको ऑथोराइज करता है, आर्टिकल 13। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट केसेस को। सबसे पहला इसमें रोमेश थापर केस, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का ये केस है। एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट केस क्योंकि इसके बाद ही आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में ऐड किया गया पब्लिक ऑर्डर को। इफ यू टॉक अबाउट दिस केस, तो सबसे पहले हम लोग को बात करने पड़ेगा एक वीकली जर्नल की। वीकली जर्नल थी आपकी क्रॉसरोड्स, दैट टॉक्ड अबाउट रिवॉल्यूशन। ठीक है, जर्नल का नाम था क्रॉसरोड्स, तो ये आपका रिवॉल्यूशन का बात करता था। एंड क्या हुआ कि आपका मद्रास गवर्नमेंट जो है, ये आपका पब्लिश होता था बॉम्बे से एंड सब जगह सर्कुलेट होता है, तो मद्रास गवर्नमेंट जो है दे सेड कि वी विल नॉट अलाउ द सर्कुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वीकली इन मद्रास। तो अब रोमेश थापर को आ गया गुस्सा, तो रोमेश थापर सेड व्हाई, तो ही अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वायलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था हाउ, तो रोमेश थापर सेड कि एक वीकली जर्नल है, यानी कि एक वीकली जर्नल है क्रॉसरोड्स, तो मद्रास गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग द सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट वीकली इन मद्रास। तो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड मद्रास गवर्नमेंट की क्या वजह है भाई। मद्रास गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड सेइंग कि क्रॉसरोड जो है आपका एक कम्युनिस्ट वीकली है दैट टॉक्स अबाउट रिवॉल्यूशन, तो यदि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने दिए तो हमारा पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है एंड दैट कैन बी अ थ्रेट टू अ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू सेफगार्ड एवरीथिंग हम लोग प्रिकॉशनरी इसे सर्कुलेट नहीं करने दे रहे हैं एंड हेंस वी हैव बैंड इट। बट ये आपका मतलब कि रोमेश थापर ने जो है सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि आर्टिकल 19 जो क्लॉज 2 है दैट टॉक्स अबाउट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में कहीं पब्लिक ऑर्डर की बात नहीं है, तो हाउ कैन यू रेस्ट्रिक्ट दिस। तो सुप्रीम कोर्ट सिंपली सेड कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, पब्लिक ऑर्डर इज नॉट अ ग्राउंड जिसके बेसिस पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो ये जो आपका बैन है, मतलब कि मद्रास गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो बैन है, तो ये जो बैन है मद्रास गवर्नमेंट ने जो लगाया है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना साफ था कि ये जो आपने बैन लगाया है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर आगे क्या हुआ, गवर्नमेंट गॉट एक्टिव, पार्लियामेंट बैठा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर डाला उन्होंने। तो आपका इसी से आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1951 में। अब यहाँ क्या हुआ, सिंपली आप जान जाओ कि पब्लिक ऑर्डर को हमने ऐड कर दिया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में, और उसके अलावा फॉरेन स्टेट्स के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन वाला पॉइंट है वो भी हमने ऐड कर दिया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो कि आपका ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो 1951 में ये ऐड हो गया। थोड़े दिन बाद मतलब कि ऐसा चलता रहा। इसके बाद यदि सेडिशन की हम लोग बात करें तो पंजाब हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया कि सेडिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहना था कि मतलब यदि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, तो देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में कहीं सेडिशन का बात नहीं किया गया था। तो जब सेडिशन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर हाउ कैन यू रेस्ट्रिक्ट इट, मतलब कि कैसे आप सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मान सकते हो। तो दे सेड कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 13 का भी वही बात हुआ था कि यदि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यदि वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है फंडामेंटल राइट के, तो मतलब कि दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो यदि कोई भी लॉ तो यहीं पे आर्टिकल 13 की बात हुई थी वेयर दे से कि यदि कोई भी आपका इंडिपेंडेंस से पहले का कोई लॉ है एंड दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, तो फिर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है दैट विल बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन सिंपल वर्ड्स कहना यह था कि सेडिशन जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं था ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड हेंस इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कौन कहा, पंजाब हाई कोर्ट। सिमिलरली आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह दिया कि सेडिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं राम मनोहर लोहिया केस में, 1960 का राम मनोहर लोहिया केस। राम मनोहर लोहिया कौन है ये तो आपको पता होगा। ही वॉज अ नेशनलिस्ट, एक फ्रीडम फाइटर, और खूब सारा स्पीचेस देते थे, रैलीज अटेंड करते थे एंड सच्चा देशभक्त। तो वो क्या किए, पीपल को बोले, मतलब कि लोगों को कह रहे थे कि मतलब कि डोंट पे टैक्स और एनी अदर लायबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली वो कर क्या रहे थे, ही वॉज वायलेटिंग अ लॉ। कौन सा लॉ, यूनाइटेड प्रोविंस स्पेशल पावर एक्ट था उस समय, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था कि, और उसमें ये कहा गया था कि इफ समवन इंस्टिगेट्स पीपल नॉट टू पे टैक्स इट विल बी अ क्राइम। तो अब आगे क्या हुआ, मैटर कोर्ट में गया, लोहिया वाज बुक्ड अंडर दिस लॉ। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट जो है सरकार से पूछा कि क्या रीजन है अरेस्ट का, तो सिंपली द रिस्पॉन्स वाज कि दिस मैन, यानी कि आपका राम मनोहर लोहिया,
हैज गिवन स्पीचेस एंड उनके स्पीच से जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस का वो एक्ट है, यूनाइटेड प्रोविंस स्पेशल पावर एक्ट है, दैट इज गेटिंग वायोलेटेड एंड इसलिए पब्लिक ऑर्डर जो है आपका थ्रेटन हो रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है 1960 में, दे लैम्बेस्टेड द पुलिस सेइंग दैट दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या है ये? हाइपोथेटिकल। किस सेंस में? कि देयर मे बी, मतलब कि हो सकता है कि आपका पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हो, देयर कैन बी अ वायलेंस, हो सकता है कि वायलेंस हो, बट प्रेजेंटली कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं है एंड हेंस इट इज नॉट अ वैलिड रीजन एंड दिस पर्सन राम मनोहर लोहिया कैन से व्हाटएवर ही वांट्स टू से, बिकॉज आपका फंडामेंटल राइट कहता है कि यू कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग यदि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के उस पार्ट में नहीं आता है तो। इन शॉर्ट व्हाट दिस जजमेंट डिड was it said कि people can simply criticize the government, they can say whatever they wish and they have a right to advocate a cause. यदि कोई reasonable cause है तो they can advocate it. तो यदि राम मनोहर लोहिया किसी cause को advocate कर रहे हैं, लोगों को टैक्स नहीं पे करना चाहिए, तो that is part of his fundamental rights as long as वो violence को इंसाइट नहीं कर रहे हैं। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 साल बाद हो रहा है तो आप इसे बुक कर लें। दैट इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हैज टू बी इमीडिएट। तो यदि कुछ बोला और इमीडिएटली आपका वायलेंस हो जाता है तो फिर यू कैन बुक दिस पर्सन, अदरवाइज देयर इज नो रीजन दैट यू विल बुक हिम फॉर सेडिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द केसेस जो कि अभी न्यूज में भी है, केदारनाथ जजमेंट जो कि 1962 में हुआ था। तो दिस वाज केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो दिस इज द केस वेयर सेडिशन वाज अपहेल्ड। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक आपका सेडिशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जा रहा था, बट दिस केस एज इन दिस जजमेंट जो है दैट सेड कि सेडिशन विल बी पार्ट ऑफ द आईपीसी, डिस्पाइट कि पंजाब और इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी थोड़े दिन पहले ही उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया था। राम मनोहर लोहिया का भी केस देखें तो मतलब they said कि you can express freely as long as there is no immediate threat to violence, या फिर मतलब कि आपका reasonable restriction में नहीं आता है। तो ये जो आपका केदारनाथ जजमेंट है, for the first time in the history of independent India, it said कि seditional law, it said कि sedition का जो law है that is constitutional. Point again to be noted here is कि आपका पार्लियामेंट है which is basically the law making agency for India. So Parliament did not insert sedition as a reasonable restriction. It is the Supreme Court which came up and said कि sedition law is constitutional. But केदारनाथ जजमेंट इसे upheld तो कर दिया, but इसका जो मिसयूज हो रहा था या फिर इसको जो एक्सटेंसिवली यूज कर रहे थे सब कोई अपने बेनिफिट के लिए, जो भी पीपल इन पावर थे, तो उसको नैरो डाउन करने में हेल्प किया। केदारनाथ जजमेंट में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी कहना है, जैसे भी कहना है कहो, बट डोंट इंसाइट पीपल टुवर्ड्स वायलेंस, एंड यदि ऐसा कुछ होता है तो यू कैन बी बुक्ड फॉर सेडिशन और आपको जेल भेजा जा सकता है। दैट मीन्स जो पहले क्या हुआ था, इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट या फिर प्रमोटिंग डिसअफेक्शन अमंग गवर्नमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, you could be booked under sedition. But after Kedarnath judgment, it narrowed down the interpretation of sedition. अब इसमें हुआ क्या कि मतलब कि yes, they said कि you can criticize the government, you can advocate a cause, but violence को incite मत करो, बस इतना। तो यदि कोई violence नहीं है तो that means you have not committed a crime, that means आपको sedition के बेस पे आपको चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये था कि फ्री स्पीच या फिर गवर्नमेंट का फंक्शनिंग के बारे में यदि आप बात करते हो, यदि आप क्रिटिसाइज करते हो, तो यू कैन do that because that is an essential part for the proper functioning of your democracy. ठीक है, या फिर पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। Moreover, it said कि every journalist is entitled to protection under the judgment. केदारनाथ जजमेंट के अंदर ये भी कहा गया every journalist is entitled for protection under the judgment, मतलब कि थोड़ा अनबायस्ड रिपोर्टिंग की तरफ वो ले गया इस चीज को। ठीक है, इसी तरह से जो हम लोग विनोद दुआ का बात किए थे, विनोद दुआ केस का, तो उसी समय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगेन केम अप विद दिस साइटिंग केदारनाथ जजमेंट की टू प्रोसिक्यूट दुआ, दैट मतलब कि वुड मीन कि वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। कौन सा राइट्स? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला राइट। तो ही कैनॉट बी पनिश्ड अंटिल यदि वो इंसाइट कर रहा है वायलेंस को या फिर पब्लिक डिसऑर्डर है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नोट केदारनाथ जजमेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बलवंत सिंह केस जो कि 1995 का था। हुआ क्या था, आपके इंदिरा गांधी असैसिनेट हो गई थी, उसके बाद से उनके असैसिनेशन के बाद काफ़ी गर्मा गर्मी वाला माहौल था एंड देयर वेर अ लॉट ऑफ स्लोगन्स दैट वेर रेज्ड, एंड उसमें से मतलब कि
एक केस ऐसा था जिसमें बलवंत सिंह और एक इंडिविजुअल जो उनके साथ थे, तो दे रेज स्लोगन्स लाइक खालिस्तान जिंदाबाद, मतलब खालिस्तान को अलग से स्टेटहुड देने के बाद अभी भी थोड़ा थोड़ा चलते रहता है, तो दे रेज द स्लोगन खालिस्तान जिंदाबाद, ये राज करेगा खालिस्तान, इस तरह के स्लोगन्स आए थे। तो दे वर चार्ज्ड विथ सेडिशन, एज इन दे वर बुक्ड फॉर सेडिशन एंड वेर प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। तो कोर्ट यहाँ पे सिंपली कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो बिकॉज ये सेडिशन नहीं है। यदि एक दो बार आप स्लोगन बोल दे रहे हो तो दैट डजंट मीन कि आप सेडिशन से उसे बुक कर सकते हो, मतलब कि दे आर गिल्टी। तो कोर्ट सिंपली सेड कि जो भी स्लोगन है वो कितना भी आपका बुरा हो, मतलब कितना भी अगेंस्ट हो, इफ दैट इज नॉट इंसाइटिंग पीपल टू वायलेंस, जैसा कि इस केस में हुआ था कि मतलब कि स्लोगन्स रेज हुए थे बट देयर वाज नो सच वायलेंस, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जो भी एक्टिविटीज थे पीपल के, दैट डजंट अमाउंट टू सेडिशन। तो सिंपली दे लैम्बास्टेड पुलिस एंड दे सेड कि पुलिस जो है वो थोड़ा सा और रिसर्च करके आता, मतलब कि दे शुड नॉट हैव टेकन दीज स्लोगन्स टू सीरियसली, क्योंकि इससे कोई आपका सोसाइटल हार्म नहीं हो रहा था। तो इन शॉर्ट दिस केस, मतलब ये केस क्या किया, आपका बोला कि जो कैजुअल स्लोगनियरिंग है, तो यदि एक दो बार आप बोल भी देते हो तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वायलेंस इंसाइट नहीं कर रहा है। तो जो आपका बलवंत सिंह थे और उनके साथी जो थे, जो कि ऐसा कुछ बोले थे प्रो खालिस्तान स्लोगन्स, तो दे वर सेट फ्री बाय द कोर्ट। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट श्रेया सिंघल केस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। तो ये केस जो है आपका बाल ठाकरे के डेथ के समय का है। सो व्हेन बाल ठाकरे डाइड, तो उनके जो सपोर्टर्स थे, यानी कि शिवसेना के जो सपोर्टर्स थे, तो दे सेड कि देयर शुड बी अ बंद, ठीक है। तो देयर वर पीपल इंक्लूडिंग अ लेडी हु रोट कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस बंद, ठीक है। वो उनका डेथ हो गया, दैट्स बैड, बट देयर इज नो नीड फॉर अ बंद। तो उनकी जो एक फ्रेंड थी, शी ऑल्सो लाइक दिस कि नहीं नहीं बंद क्यों होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हुआ क्या कि दिस वाज, जो ये लेडी थी, सी रोट ऑन हर फेसबुक वॉल, ठीक है। तो फेसबुक वॉल पे वो लिखती हैं कि देयर इज नो नीड फॉर अ बंद एंड अदर फ्रेंड लाइक्स इट। तो बोथ शी एंड हर फ्रेंड वेयर बुक्ड अंडर सेक्शन 66A IT एक्ट के तहत। अब बुक क्यों किए गए, बिकॉज दे वेर यूजिंग अ कंप्यूटर डिवाइस। तो IT एक्ट जो ये है, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट है, व्हाट डज दिस से, ये कहता है कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, लेट सपोज अ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर इवन स्मार्टफोन्स, तो यदि आप उससे कोई भी मैसेज भेजते हो विच इज लीडिंग टू अनॉयंस टू द पब्लिक, दिस इज अ क्राइम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे शिवसेना वाली जो जनता थी उनको थोड़ा तकलीफ हुआ कि हम बंद के लिए बोल रहे हैं, और मतलब सी सेइंग कि नहीं नहीं ये गलत है, मतलब कि वाई शुड देयर बी अ बंद। तो इसी कारण से बोथ शी एंड हर फ्रेंड वेर बुक्ड। अब यहाँ पे जो श्रेया सिंघल है, शी वॉज अ लॉ ग्रेजुएट, शी वेंट टू द कोर्ट एंड सेड सेक्शन 66A वायोलेट्स आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सी टोल्ड कि हाँ, मतलब कि जरूर इनकन्वीनियंस तो हुआ है शिवसेना के फॉलोअर्स को, बट देन इनकन्वीनियंस शैल नॉट बी अ ग्राउंड on which the freedom of speech and expression should be curtailed। जो reasonable restriction है उसमें inconvenience भी तो नहीं दिया हुआ। Supreme Court also said that this section 66A is unconstitutional as it is violative of your freedom of speech and expression। So perhaps what we can say is that for the first time the Supreme Court came up and defined what is a free speech or an expression, ठीक है। So that is why this is an important case. So these are some of the judgments which designs the evolution of this sedition in India. So let's look at some of the popular instances of sedition, जो भी मतलब कि हम लोग 2000 के बाद का थोड़ा बहुत लिस्ट किए जो भी थोड़ा पॉपुलर रहा था। तो we will not get into much detail, लेकिन यदि आपके पास बस नाम या फिर कुछ इशू याद होगा तो मेंस में आप एग्जाम्पल्स की तरह डाल सकते हो, and that is why we have just mentioned। सबसे पहले 2003 में की यदि बात करें तो प्रवीण तोगाड़िया जो है विश्व हिंदू परिषद के लीडर है, तो ही वॉज चार्ज फॉर सेडिशन बिकॉज ही डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइडेंट्स, मतलब त्रिशूल जो होता है उसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो दैट वाज कंसीडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ डिसेंट, तो इस कारण से उन पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। सिमिलरली 2005 की बात करें तो सिमरनजीत सिंह मान पे सेडिशन का चार्ज लगा था,
क्योंकि वो प्रो खालिस्तान स्लोगन्स को रेज किए थे 2005 में। मतलब कि 21 साल हुआ था आपका गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का, मतलब कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, तो उससे 21 साल हुए थे। नहीं रोज प्रो खालिस्तान के स्लोगन्स, एंड दैट इज वाई सेडिशन का चार्ज इन पे लगा था। विनायक सेन जो है उन पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है मतलब बोला कि आप नक्सलाइट को सपोर्ट कर रहे हो, एंड दैट इज वाई उन पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया। बाद में तो उन्हें फ्री कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इनिशियली उन्हें कन्विक्ट भी किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। फिर 2010 में अरुंधति रॉय, फिर सैयद गिलानी और कुछ लोग वैसे ही, उन पे भी सेडिशन का चार्ज लगाया था दिल्ली पुलिस ने फॉर देयर एंटी इंडिया स्पीच। रिएक्टिंग टू दिस, अरुंधति रॉय जो है वो बोली कि यदि आप मेरे पे सेडिशन का चार्ज लगा रहे हो तो यू शुड ऑल्सो फाइल अ सेडिशन चार्ज posthumously against पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑल्सो गेव 14 instances जहां पे प्राइम मिनिस्टर सेड और टॉक्ड अबाउट द क्वेश्चन ऑफ एक्सेशन इन एनी डिस्प्यूटेड टेरिटरी स्टेट मस्ट बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ पीपल। तो इसलिए ये साइड करके बोले कि यदि आप मेरे पे लगा रहे हो तो उन पे भी लगाओ। 2012 की यदि बात करें तो असीम त्रिवेदी इज अ कार्टूनिस्ट एंड ही वाज चार्ज फॉर सेडिशन फॉर हिज ऑफेंसिव कार्टून्स, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉक कर दिए थे ड्यूरिंग जिस समय मतलब कि अन्ना हजारे का मूवमेंट जो था दैट वाज एट इट्स पीक। फिर 2016 में जेएनयू में एक केस हुआ था जहाँ पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया था कुछ लोगों पे, लाइक कन्हैया वाज वेरी पॉपुलर इन दैट। तो दिस लेड टू सम पॉलिटिकल स्टॉर्म आल्सो, बट व्हाट वी हैव टू नो इज द एग्जांपल्स, कब कब सेडिशन यूज हुआ है। हमारी यूपीएससी के लिए वही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली दिशा रवि केस था, तो सी वाज चार्ज फॉर प्रमोटिंग एमिनिटी बिटवीन different groups on the grounds of religion, place, race, residence, language, इस तरह के कि ऐसा आरोप लगाया गया कि वो हार्मनी बिगाड़ रही है सोसाइटी का। सिमिलरली 2020 में विनोद दुआ का केस जो था, मतलब वेयर ही वाज बुक्ड फॉर सेडिशन फॉर रेजिंग कंसर्न अबाउट द कोविड हैंडलिंग। सिमिलरली थोड़े दिन पहले 2020 में मतलब एक लड़की को अरेस्ट किया गया था वेयर शी रोट पाकिस्तान जिंदाबाद ऑन हर आई थिंक फेसबुक वॉल। फेब 2020 में 3 स्टूडेंट्स वर अरेस्टेड फॉर रेजिंग प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स। सिमिलरली अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लक्षद्वीप में एक फिल्म मेकर शी क्रिटिसाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, तो गॉट बुक्ड। तो ये भी एक एग्जांपल है सेडिशन का। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज इंस्टेंसेज सो दैट यदि आप कभी भी एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो यूपीएससी में तो यू कैन पुट एनी ऑफ दीज एग्जांपल्स एंड दैट विल एनरिच योर आंसर। तो अब तक हम लोग ने देखा क्या, मतलब कि सेडिशन केसेस के बारे में। सेडिशन का केस जो है सेडिशन कैसे आया इंडिया में, तो सबसे पहले मकौले जी जो है वो आपका ड्राफ्ट किए 1837 में। तो सबसे पहले सेडिशन का जो पार्ट है आपके इंडियन पिनल कोड में वो दैट वाज ड्राफ्टेड बाय थॉमस मकौले 1837 में। एंड चूंकि इंडियन पिनल कोड 1860 में आया था बट सेडिशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो सेडिशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1870 में, ठीक है 1870 में, 10 years आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी। तो थ्रू दिस सेडिशन वाला एक्ट, ठीक है, जो अमेंडमेंट हम लोगों ने किया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने किया था, थ्रू दिस दे टारगेटेड नेशनलिस्ट लीडर टू स्ट्रेंथन देयर केस, यानी कि स्ट्रेंथन देयर डोमिनेंस, टू स्ट्रेंथन देयर रूल इन इंडिया। फिर वी सॉ कि बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया था। देन इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो यहीं पे बन गया था, बट इस पे डिबेट चलता रहा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। उसके बाद फिर वी सॉ डिफरेंट जजमेंट्स, जिसमें कि मेजर था आपका 1962, क्योंकि यहाँ से ही आपका सेडिशन को वापस से मानने लगा कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि बिफोर दैट पंजाब हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेडिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड शैल नॉट बी देयर बिकॉज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट नहीं है। उसके बाद बहुत सारे केसेस में सेडिशन को इन्वोक किया गया, बट जैसे कि बलवंत सिंह केस की हम लोग बात कर ली, श्रेया सिंघल वाले केस की बात कर ली, बट और इस तरह के केसेस आते रहे। तो दैट इज हाउ सेडिशन जो है आपका इवॉल्व किया है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट शुड बी देयर और नॉट। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है दैट सेज कि आर्टिकल 124A यानी कि सेडिशन वाला क्लॉज जो है रहना चाहिए। जैसे कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो है ही, यदि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है दैट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वहां पे आर्टिकल 19(2) के द्वारा, तो ये रहना चाहिए। फिर Why is it important आर्टिकल 124A to combat secessionist tendencies? देखो बहुत सारे एंटी नेशनल एक्ट चलते रहते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज चलते रहते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि एक ऐसा लॉ रहे जहाँ पे मतलब कोई ऐसा करता है तो उसे सेडिशन के अंदर वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन चेक इट। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू बी स्टेबल। तो जो आपका इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको इलीगल वे में आप थ्रू आउट नहीं कर सकते। लेट सपोज कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बार बार वो पावर में आते जा रहा है एंड वी आर अनेबल टू थ्रो इट आउट। डेमोक्रेटिक वे में क्या है कि जनता इलेक्ट करती है तो उस समय मतलब कि वो आपको हटा देगी, बट यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं आप इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर पाओगे, तो व्हाट यू विल डू इज कि आप बोलोगे चलो दिल्ली एंड वी विल हैव सम वायलेंस एंड वी विल थ्रो दिस गवर्नमेंट एंड विल टेक द कंट्रोल। तो ऐसा स्थिति से बचाने के लिए सेडिशन लॉ इज इंपॉर्टेंट, तो प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट।
दूसरा, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पनिशमेंट दिया जाता है, तो सिमिलरली कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो अट्रैक्ट पनिशमेंट, ये एक आपका इसके फेवर में ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद फिर यदि बात करें तो इंडिया में काफी जगह मतलब कि पैरेलल गवर्नमेंट चलता है, माओइस्ट इंसर्जेंसी है या फिर नक्सलाइट मूवमेंट चलते रहता है जो कि आपका पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब सेडिशन लॉ जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे ओपनली चैलेंज द गवर्नमेंट एंड दे वर्क टुवर्ड्स द टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे चीजों को टैकल करने के लिए आपका सेडिशन लॉ का रहना अभी इंडिया में जरूरी है। मोरओवर आपकी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एज इन मतलब इंडिया का जो सिक्योरिटी है दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो मतलब यदि मोरओवर सेडिशन लॉ जो है दैट इंश्योर्स कि आपका जो कंट्री है दैट रिमेन सिक्योर, मतलब कि आपको कोई भड़का रहा है तो आप यू कैन चेक दीज एक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ सच पीपल, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेंस्ट ऑल दीज फैक्टर्स आई थिंक वी कैन सी कि एबोलिशिंग 124A सेक्शन 124A इज नॉट गुड डिस्पाइट कि वो कॉलोनियल टाइम का है। तो कॉलोनियल टाइम के तो बहुत सारे इंडियाज में रूल्स हैं, तो मतलब कि बस सेडिशन के नाम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो कॉलोनियल टाइम है इसलिए मतलब हमें इसे रिमूव कर देना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सेक्शन 124A, मतलब कि क्यों नहीं होना चाहिए सेडिशन का लॉ। तो सेडिशन जो है मतलब कि इट एक्ट्स कॉन्ट्ररी टू आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसलिए इसे रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि अभी जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, डेमोक्रेसी में आपको डिसेंट अलाउड है, यू आर अलाउड टू स्पीक फ्रीली, तो उस केस में अपने पास ऐसा सेडिशन का लॉ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट यदि कुछ गलत करता है तो वी शुड बी एबल टू से दैट। फिर फॉर एवरी डेमोक्रेसी डिसेंट इज इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट एंड दे आर इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर अ हेल्दी एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड हेंस सेक्शन 124 नहीं होना चाहिए। मोरओवर जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, मतलब कि जब ब्रिटिश रूल था तो ये लॉ आया था, तो अब वो अपने कंट्री में भी इस लॉ को हटा दिए सेक्शन 124A को, दैट कॉल्स फॉर इट्स एबॉलिशन इवन इन इंडिया, क्योंकि हम लोग भी एक डेमोक्रेसी है तो इट शुड नॉट बी देयर यानी सेडिशन का लॉ। फिर उसके बाद देखा जाए तो सेडिशन जो है ये आपका काफी वेग है, मतलब कि आपका जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके इंटरप्रिटेशन पे काफी कुछ डिपेंड करता है एंड सिंस इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड तो इस कारण से मतलब बहुत बार ये गलत तरीके से यूज होता है एंड दैट इज वाई इट इज सेड कि सेक्शन 124A शैल बी कंप्लीटली अबॉलिश्ड, क्योंकि आप जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आप उसके इंटरप्रिटेशन पे काफी कुछ डिपेंड करते हैं। मोरओवर देयर आर पीपल हु से, मतलब कि पीपल मीन्स एक्सपीरियंस्ड इंटेलेक्ट्स हु हैज नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, तो दे से दैट यू हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव लॉज, जैसे कि आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उस तरह टाडा है, उस तरह से there are different acts which can take care of such disharmonious things, या फिर जो भी threats external या internal, तो आपको सेडिशन का लॉ इन पर्टिकुलर जरूरत नहीं है एनीमोर। इसके बाद यदि देखा जाए तो यदि बात करें तो दिस लॉ हैज बिकम इररिलेवेंट, क्योंकि यदि कोई भी लॉ है यदि उसका देखा जाए तो कन्विक्शन रेट, मतलब कि आप 100 लोग को चार्ज करते हो सेडिशन के लिए तो ओनली 3 to 4% के बीच में कन्विक्शन रेट है, तो दैट मीन्स दिस लॉ हैज सम प्रॉब्लम। और बहुत बार होता है कि आप बुक कर देते हो और उसे जेल में डाल देते हो बट वो कन्विक्ट जो है बाद में गिल्टी नहीं होता, तो दैट मीन्स यू आर किलिंग हिज टाइम, मतलब कि आप झूठ का उसे बेइज्जत कर रहे हो, झूठ का उसे परेशान कर रहे हो, तो कन्विक्शन रेट इज वेरी लो एंड यदि आपको प्रोसेस ही पनिशमेंट की तरह हो जाए तो दैट मीन्स द लॉ इज इररिलेवेंट, क्योंकि मान लो जो जिसने ऐसा कुछ नहीं किया तो कि उसके तो कुछ साल बर्बाद हो रहे हैं, मतलब कि प्लस इज्जत प्रतिष्ठा एवरीथिंग गोज in vain। तो ये सब कारण से it is said that section 124A shall be completely abolished। तो what's the way forward? तो people say that you have to make this non-cognizable। देखो अभी cognizable हो गया, पहले जब ब्रिटिश टाइम में भी यूज होता था that was non-cognizable। कहने का मतलब ये है कि यू हैड टू इशू अ वारंट, उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हो, बट अब क्या कर दिया 1973 में से कि जस्ट आपको सेडिशन चार्ज फाइल हुआ एंड यू कैन बी बुक्ड विदाउट कोई वारंट एंड इट हैज टू बी मेड अ बेलेबल ऑफेंस एंड टिल द टाइम यू आर प्रूवन गिल्टी। तो और दूसरा बोला जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी रैंक ऑफिसर्स के ऊपर से ही हो, तभी वो भेदभाव के बिना इस पे जस्टिस मिल सकता है, अदरवाइज कुछ भी क्लॉज इन्वोक करके पीपल कैन बी पुट इन जेल, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो द लॉ कमीशन से इन कंसल्टेशन पेपर, तो हम लोग अंत करने से पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर मेयरली एक्सप्रेसिंग अ थॉट that is not in consonance with the policy of government of the day, a person should not be charged under the section. So if the country is not open to positive criticism, there lies little difference between the pre and post independence eras. So right to criticize one's own history and the right to offend the rights protected under free speech. While it is essential to protect national integrity, it should not be misused as a tool to curb free speech. कहने का मतलब है कि national integrity important है, we understand, but then again it should not be misused just to curb the free speech, because in a democracy free speech
is important. यदि किसी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो they should voice their opinion. That is what even the Law Commission said in its consultation paper. So before we end the session, you can practice couple of questions. पहला तो है आपका मीडिया से रिलेटेड, like in light of recent issues of citizen charges, do you think media should have more freedom and protection? Critically comment. And दूसरा क्वेश्चन है नॉर्मल सेडिशन के बारे में, and discuss the utility in it of section 124A in the present time. So thanks a lot for being with me for the entire video. We will keep coming up with more videos. So keep liking, keep sharing, keep subscribing, and that will keep us motivating to come up with more and more such videos. Thanks a lot.